नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी पेट की तैयारी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न हिंदी और जीएस से संबंधित हैं, जो कि इन प्रश्नों को आने की जो संभावना है काफ़ी है। तो इन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है हिंदी से संबंधित। तो जंगम का विलोम पूछा जा रहा है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अस्थावर। जंगम का विलोम जो होता है वो अस्थावर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो सृष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो प्रलय होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसिप्त का विलोम क्या होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अनिसिप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो होगा वो बुद्धि भ्रष्ट होना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बताइएगा अंडे सेना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, घर में बैठकर बेकार पड़े रहना या घर में बेकार बैठना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जूतम पैजार वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये इस बार पूछा जाए पेट की परीक्षा में। मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का क्या अर्थ होता है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, इसीलिए कहा गया अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो यहाँ तत्सम शब्द पहचानना है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विस्मय। यहाँ विस्मय शब्द जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग जो नहीं है वो है पानी। पानी आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। और बाकी सब आपके रोटी, पूड़ी, नदी ये स्त्रीलिंग में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा जा रहा है जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन डी, अप्रत्याशित होता है जिसकी कभी आशा ना की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जीएस से संबंधित है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी किसका भाग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय का भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 माना दर्रा पूछा जा रहा है। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पाट अंचल वेरी इंपॉर्टेंट है। पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट अंचल कहाँ पर अवस्थित है। तो ये झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से दिए गए निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो इनमें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो राज्य है इन विकल्पों में वो तमिलनाडु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है पहचानना है, तो बताइएगा। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है, और त्रिपुरा का अगरतला है, मणिपुर का नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात की राजधानी कौन सी है। इन चारों विकल्पों में गुजरात की राजधानी बताइएगा कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है।
तो आपको बताना है कि कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी महानदी कृष्णा और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कौन सी नदी ऐसी है जो अपने मार्गों को बदलती रहती है? तो उस नदी का नाम है कोसी नदी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूपकुंड झील। रूपकुंड झील का एक और नाम है रहस्यमयी झील। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए प्रकाश तरंग के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा जा रहा है कि जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है। क्यों कुरकुरा होता है यही पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और वो बिस्कुट क्या होते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कथन और कारण। कथन में दिया गया बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण क्या दे रहा है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ए की व्याख्या क्या है, आर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो कौन सा द्रव ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? प्राकृतिक रबड़ का बहुलक, तो जितने लोगों का जवाब ऑप्शन बी है आइसोप्रीन सही है, आइसोप्रीन होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन के से बंध्यापन नहीं होता है। ए आपका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो सबसे पहली संविधान सभा बनी थी उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इसका जो सही विकल्प होगा राज्य सूची में जो उल्लेख है वो रेलवे पुलिस का है, ऑप्शन सी। रेलवे पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची, किस सूची में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज्य सूची में इसको सम्मिलित किया गया है पंचायती राज को।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी तीलियां हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल समय कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 52 सेकंड। संपूर्ण राष्ट्रगान जो होता है इसका गायन होता है 52 सेकंड में। अगला प्रश्न है, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो कौन सा अधिकारी उसके पद को धारण करता है? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष किसको कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निश्चित सदस्यों की संख्या क्या बताई गई है? तो भैया राज्यसभा में जो निश्चित सदस्यों की संख्या है वो 250 है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है तो किस देश में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और यूएसए दोनों में। न्यायिक पुनर्वलोकन भारत और यूएसए दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी जो है अमरावती में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कलिंग नरेश खारबेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश जो खारबेल है चेद वंश से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर का वर्णन किया गया है वो कितना है? 1/3 है कि 1/4 है कि 1/8 है कि 1/6 है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर है वो कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपज का 60वां भाग, 1/6। उपज का 60वां भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि, कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? किसको कर से रहित भूमि प्रदान की जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर से रहित भूमि प्रदान की जाती थी, उनको कोई कर देना नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 47। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को ऑप्शन ए, विदक भागम कहा जाता था। सही है। अगला शारदा एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट बनाई गई थी किसके लिए? बाल विवाह प्रतिबंध के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? इन चारों में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो यहीं पर प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।